हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एवरीथिंग साइकोलॉजी में। तो आज हम लोग जो है मेमोरी और उसके स्टेजेस के बारे में जानेंगे। तो मेमोरी की अगर हम सामान्य भाषा में बात करें, जनरल लैंग्वेज में बात करें, तो उसका तात्पर्य जो है पास्ट एक्सपीरियंसेस को मस्तिष्क में इकट्ठा कर रखने की क्षमता से होता है। मतलब हमारे अंदर जो एबिलिटी होती है स्टोर करके रखना, ऑर्गेनाइज करके रखना अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को माइंड के अंदर, उसे बोलते हैं मेमोरी। मैटलिन के अनुसार 2005 में मैटलिन ने जो कहा कि मेमोरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेंटेन करके रखते हैं इंफॉर्मेशन को काफ़ी लंबे समय तक। रेबर्न के अनुसार 1956 में उन्होंने मेमोरी को एक ऐसी शक्ति कहा है, एक ऐसा पावर कहा है जिससे कि हम स्टोर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, और जब हमें ज़रूरत है उन एक्सपीरियंसेस की, तो उन्हें हम अपने कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं किसी भी टाइम। तो रेबर्न ने इसे मेमोरी कहा है, मेमोरी को एक पावर कहा है। अब हम साइकोलॉजिस्ट के अनुसार बात करें तो साइकोलॉजिस्ट ने दो एस्पेक्ट्स दिए हैं मेमोरी के, एक है पॉजिटिव एस्पेक्ट और दूसरा है नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट में उन्होंने रिमेम्बरिंग को लिया है और नेगेटिव एस्पेक्ट में उन्होंने फॉरगेटिंग को लिया है। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है मेमोरी का उसे धनात्मक पक्ष कहते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट जो है उसे ऋणात्मक पक्ष कहते हैं। स्मृति का जो धनात्मक पक्ष है उससे तात्पर्य है पूर्व अनुभूतियों को याद करके रखने से होता है, और जो ऋणात्मक पक्ष है उसका तात्पर्य उन अनुभूतियों को याद करने की असमर्थता से होता है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जो स्मृति का धनात्मक पक्ष है वो रिमेम्बरिंग है या स्मरण है, तथा जो ऋणात्मक पक्ष है वो फॉरगेटिंग है या विस्मरण है। 3 स्टेजेस है मेमोरी के: एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल। एनकोडिंग को संकेतकी भी कहा जाता है, स्टोरेज को संचय और रिट्राइवल को पुनः प्राप्ति। एनकोडिंग का जो दूसरा नाम है वो रजिस्ट्रेशन भी है। तो एनकोडिंग जो होता है या संकेतकी जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे सूचनाओं को एक ऐसे आकार या रूप, मतलब फॉर्म में परिवर्तित कर दिया जाता है कि वो स्मृति में प्रवेश पा सके। और अगर साधारण सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मतलब मेमोरी ट्रेसेस का निर्माण होना ही संकेतकी कहलाता है या फिर एनकोडिंग, मतलब मेमोरी ट्रेसेस बनाए जाते हैं। तो मेमोरी की जो पहली स्टेज है, अवस्था है, वो एनकोडिंग है। इस अवस्था को पंजीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। और जब व्यक्ति सूचनाओं को प्रयास करके जानबूझकर पंजीकृत करता है, रजिस्टर करता है, तो उसे स्पष्ट या प्रयासयुक्त संकेत की एक्सप्लिसिट और एफर्टफुल एनकोडिंग कहा जाता है। परंतु जब अनचाहे एवं अनजाने में किसी सूचना का संकेतकी हो जाता है तो उसे ऑटोमेटिक एनकोडिंग या अविवेचित संकेतकी कहा जाता है। इसे प्रासंगिक सीखना, इंसिडेंटल लर्निंग भी कहा जाता है। अगर हम एफर्टफुल एनकोडिंग की बात करें तो एफर्टफुल एनकोडिंग में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हम जानबूझकर याद करके रखना चाहते हैं, हमें ज़रूरत है उन चीज़ों की, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों को हम एफर्टफुल एनकोडिंग में रखते हैं। और ऑटोमेटिक एनकोडिंग या फिर इंसिडेंटल लर्निंग में वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि कोई भी रास्ते पे हम जा रहे हैं तो कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है और हमारा ध्यान एकदम से उधर जाता है और हम देखते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, और फिर वो जो है हमारी ऑटोमेटिक एनकोडिंग हुई है और वो हमें काफ़ी समय तक याद रहती है। हम कई लोगों तक उसे बताते कि आज हमने एक एक्सीडेंट देखा, हमारे पास एक्सीडेंट हो गया था, तो इसको हम ऑटोमेटिक एनकोडिंग बोलेंगे। फिर जो है अब जो भी चीज़ हम इनकोड करते हैं या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है वो कुछ भी विशेष प्रयास कर रहा है या कुछ भी उसकी पर्टिकुलर इंटेंशन है जिससे वो इनकोड करना चाहता है, तो ये इस टाइप ऑफ इनकोडिंग जो है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब जो हम चीज़ें इनकोड करते हैं वो
काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारी, या इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं, उन्हीं को हम इनकोड करते हैं। क्योंकि कोई भी स्टिमुलस है या कोई भी चैप्टर अगर हम कर रहे हैं तो उसको सारा प्रॉपरली हम उसको इनकोड करके नहीं रख सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमें काफ़ी ज़रूरत है जिनकी, उनको ही हम इनकोड करते हैं। और फिर उसके बाद है हम ऐसी ही चीज़ों को इनकोड करते हैं जिनकी हमें फ्यूचर यूज़ में ज़रूरत हो, या बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति उन सूचनाओं का उपयोग भविष्य में किस तरह से करने वाला है। तो इसी पर जो है हम इनकोड करते हैं, इसी के ऊपर, फ्यूचर बेस के ऊपर हम चीज़ों को इनकोड करते हैं। फिर उसके बाद जो इनकोडिंग जो प्रोसेस है वो सीखे जाने वाले एकांशकों को संगठित करके जो भी हमें सीखना है, जो भी हमें इनकोड करना है, उसको हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, वार्म अप करते हैं, जिससे व्यक्ति उन सूचनाओं से पहले अपने आप को परिचित कराता है। मतलब जो भी सूचनाओं से चाहिए उसको वो अपने आप को परिचित कराता है, जिसे सीखना है। अभ्यास का वितरण, ओवर लर्निंग द्वारा वो अच्छा बनाता है और फिर उसको एनकोड करता है। इसके बाद कुछ लिमिटेशंस हैं एनकोडिंग के, जो कि है इनकम्प्लीट सेंसरी प्रोसेसिंग। जैसे अगर हम कुछ एनकोड कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर हमारा ध्यान नहीं है तो अधूरी संवेदी संसाधन होता है, इनकम्प्लीट सेंसरी प्रोसेसिंग होती है। तो एनकोडिंग करते टाइम हमारा ध्यान की अगर कमी होती है तो इससे सेंसरी प्रोसेसिंग इनकम्प्लीट होती है। फिर दूसरा है लैक ऑफ पर्सनल मोटिवेशन। अगर कोई व्यक्ति इनकोडिंग करना नहीं चाह रहा, उसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है इनकोडिंग करने के, तो जो वो इनकोडिंग है संकेत की है वो प्रभावित होकर कमज़ोर हो जाती है। इसी ये जो है लिमिटेशंस है इनकोडिंग के। इसके बाद हम स्टोरेज की बात करेंगे। तो स्टोरेज जो है नेक्स्ट स्टेप है मेमोरी में, is to hold on the information for some period of time in a process is called storage। मतलब मेमोरी के अंदर जब हम इंफॉर्मेशन को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं तो उसे स्टोरेज बोलते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम विल एक्चुअली बी ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। जो टाइम जो है जितना कि स्टोर करके रखा है वो डिफरेंट लेंथ्स और डिपेंडिंग ऑन सिस्टम ऑफ मेमोरी बीइंग, कौन सा मेमोरी का सिस्टम यूज़ किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी लेंथ होगी, कितने टाइम तक वो जो स्टोरेज है वो हमारे अंदर स्टोर रहेगा। अगर हम स्टोरेज और रिटेंशन के एग्जांपल की बात करें तो एक सिस्टम है जिसमें मेमोरी में जिसमें जो आदमी है, पर्सन है पर्टिकुलर, वो इंफॉर्मेशन को होल्ड कर पाता है जब तक कि उसे ज़रूरत है। जैसे कि 20 सेकंड तक जब तक वो काम कर रहा है, जब तक उसे ज़रूरत है उस इंफॉर्मेशन की, तो वो उसे होल्ड कर रहा है। और दूसरा सिस्टम जो मेमोरी में है उसमें ऐसा होता है कि पीपल जो है होल्ड करते हैं इंफॉर्मेशन को ज़्यादातर परमानेंटली, या फिर थोड़े टाइम तक, या फिर लाइफ टाइम तक भी होल्ड ऑन करी जा सकती है इंफॉर्मेशन। थर्ड स्टेज है वो है रिट्राइवल या फिर रिमेम्बरिंग की। इसमें जो है इंफॉर्मेशन जो हमने स्टोर करी थी मेमोरी के अंदर उसको रिकॉल किया जाता है। और ये जो है बिगेस्ट प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों के लिए रिट्राइवल की, इंफॉर्मेशन को लाना जहाँ पे वो स्टोर की गई थी वहाँ से उसको दोबारा से रिकॉल करना, उसका रिट्राइवल करना, उसको रिमेंबर करना, ये काफ़ी जो है दिक्कत रहती है इस चीज़ में। जैसे कि अगर टीचर ने हमें नेक्स्ट डे के लिए कोई टेस्ट लिया है, पहले दिन हम काफ़ी तैयारी करते हैं और नेक्स्ट डे जब टीचर हमसे सुनती है तो हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो ये जो है काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, बिगेस्ट प्रॉब्लम रहती है बहुत सारे लोगों के लिए। तो अब इससे ये स्पष्ट हुआ कि जो स्मृति की 3 स्पष्ट अवस्थाएं होती हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें यह स्पष्ट होता है कि जो स्मृति का ये जो स्वरूप है या फिर जो नेचर है, इसी को ही लेके जो मनोवैज्ञानिक हैं वो मानव स्मृति को, ह्यूमन मेमोरी को कंप्यूटर मेमोरी से कंपेयर करने के लिए फोर्स्ड होते हैं। यदि हम पर्सनल कंप्यूटर पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट होगा कि जो मानव स्मृति है उसके समान ही कंप्यूटर के अंदर भी 3 अवस्थाएं होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर अपना मौलिक कार्य करता है। वो भी एनकोड करता है, स्टोर करता है, फिर रिट्राइवल करता है।